और झारखंड जगुआर का 14वां स्थापना दिवस आज। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। सत्र में संग्राम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस वार्ता की। आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों को लेकर, जिसमें जातीय जनगणना, रोजगार, बिहार में जो पलायन हो रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चिकित्सा भी सबसे इसमें अहम है। उन्होंने स्वास्थ्य को भी बड़ा मुद्दा बताया है बिहार में। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार चिकित्सक मरीजों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को पता है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ता हालत है, न युवाओं को रोजगार मिला है। जातीय जनगणना को भी नीतीश सरकार नहीं करवा रही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद डेलीगेशन ने कोई फैसला नहीं लिया है। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के कई बातें हुई, लेकिन पूरी सदनों के, दोनों सदन का सहमति बना कि जातीय जनगणना जो है लोगों के हित के लिए, और 2 बार दोनों सदन से प्रस्ताव जो है पारित किया गया और केंद्र सरकार को भेजा गया। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया, बीच आपका फिर एमएलसी का भी चुनाव है, लोकल बॉडीज का, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना निकलेंगे, काम कर रहे हैं। और लगभग हर जिला के संगठन के लोगों से हमारी मीटिंग हो ही चुकी है। हर अलग अलग दिन पे सब लोगों को बुला करके इस पर चर्चा भी की गई। हो जाएगा पार्टी। सरकारी डॉक्टर जब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने जाते हैं लोग, तो सरकार के अस्पताल में सफाई कर्मी जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इतना बड़ा, इतना गंभीर मामला। एक तरफ कोरोना युग चल रहा है जहां सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, अब बगल में अस्पतालों में आईसीयू में कुत्ते लेटे हुए, और वो भी गृह जिला मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना। अब इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष पटना से जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों को उन्होंने उठाया है। जातीय जनगणना अब भी वो नहीं भूले हैं। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला है। जी बिल्कुल ऋतिक, देखिए जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया था, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए जातीय जनगणना हो गया है क्योंकि जब दोनों सदन में पारित हो चुका है, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर सहमति जताई थी कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो डेलीगेशन था, जो गया था प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उसमें भी ये बातें रखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी अब ये स्थिति है कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं हो रही है। तो अब बिहार का जब बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी ये बातें सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव जो है बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर बिहार में जातीय जनगणना नहीं केंद्र करा रही है तो बिहार को भी अपने खर्च पर कराना चाहिए जातीय जनगणना। उसमें क्या दिक्कत आ रही है, सरकार क्यों पीछे हट रही है। उन्होंने अपने सरकार का भी हलफनामा देते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हमें कोई डर नहीं था, हम सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना कराते। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अहम मुद्दे हैं इसको लेकर भी उन्होंने कहा, और यहाँ तक उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि बिहार में एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का जिक्र किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, बिहार का डेलीगेशन वहां गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वहां से कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि बैठक में यह बात हुई थी कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ऐसा नहीं किया, कोई पहल नहीं की। प्रधानमंत्री के बाद अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार से पूरी उम्मीदें रही, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसको लेकर बहुत सजग हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आखिर क्यों बिहार सरकार अपने खर्चे से भी जातीय जनगणना नहीं करा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम बातें जो है वो इसलिए सबसे ज्यादा मुद्दा उठ रहा है क्योंकि पिछले बार जब बजट सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब से ये बातें उठ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना होनी चाहिए।
अब सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बन के रह गया है क्योंकि बिहार की दो बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहती हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कह रही है कि बिहार में जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है क्योंकि कई जाति हैं, उतनी कॉलम नहीं है और कई सारे मुद्दे हैं इसको लेकर। जातीय जनगणना एक तो तरफ बीजेपी नहीं कराना चाह रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं अगर बीजेपी नहीं करा रही है, केंद्र नहीं करा रही है, तो कई राज्यों ने कराया है जातीय आधारित जनगणना, तो बिहार क्यों नहीं अपने पैसे पे करा रही है। एमएलसी चुनाव पे एक सवाल आपसे उन्होंने उत्कर्ष, एमएलसी चुनाव का भी जिक्र नेता प्रतिपक्ष ने किया। उन्होंने कहा है कि होली के बाद आना जाना लगा रहेगा और संगठन जो तमाम जिला संगठन है उस पर भी बातचीत चल रही है, यानी कि एमएलसी चुनाव को लेकर भी बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, बहुत ही सजग दिख रहे हैं। देखिए, सक्रिय राजनीति में वापस तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। इन दिनों कई दिनों से दिल्ली में थे, दिल्ली से आने के बाद लगातार वो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और ऐसे में देखिए बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं और दूसरी तरफ बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या जो आप बेरोजगारी रैली निकालने वाले थे उसकी तिथि तय हुई है, तो उन्होंने कह दिया कि पहले सत्र चलेगा, उसके बाद एमएलसी चुनाव भी है, इसके बाद हम डेट निर्धारित करेंगे और उसके बाद बिहार में आगे जितने कार्यक्रम होंगे उसे किए जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे उत्कर्ष जाना चाहेंगे, उन्होंने चिकित्सक को लेकर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकारी चिकित्सक हैं वो अपनी निजी क्लिनिक चलाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इसकी जानकारी है। जो चिकित्सक है वो मरीजों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल में भी ऐसा किया गया, बावजूद इसके स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जी बिल्कुल ऋतिक, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष लगातार स्वास्थ्य विभाग पे लगातार हमलावर है क्योंकि जिस तरीके से जब नीति आयोग की रिपोर्ट थी तो मुख्यमंत्री मंगल पांडे के गृह जिले का है, सिवान का है, वो घूम रहे हैं, जिसको लेकर टिप्पणी की है तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कुत्तों का घर है, वहां मरीज पहुंच गए हैं, कि मरीजों का अस्पताल है, वहां कुत्ते पहुंच गए, चल रहा है। और इन तमाम वो सरकार को घेर की है, कैसे सुशासन है जहां पर स्वास्थ्य पर भी सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। बिल्कुल उत्कर्ष, और सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है और तमाम मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बजट सत्र शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा का, और इससे पूर्व उन्होंने पीसी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर, मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के समस्तीपुर से, जहां मंत्री विजय चौधरी के करीबी जेडीयू नेता की हत्या हुई है। बड़ी खबर, मंत्री विजय चौधरी के करीबी जेडीयू नेता की हत्या। समस्तीपुर में जेडीयू नेता खलील रिजवी की हत्या हुई है। बड़ी खबर, कल्याणपुर थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है रिजवी का शव। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समस्तीपुर से ये पूरा मामला सामने आया है। बीते 4 दिनों से लापता थे मृतक जेडीयू नेता खलील रिजवी, जिनका शव मिला है 4 दिनों बाद। हत्या की आशंका, हत्या की गई है, बेखौफ अपराधियों ने जेडीयू नेता की हत्या की है और जिसकी हत्या हुई वो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के करीबी नेता माने जाते हैं। तो आपको बता दें, घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है। समस्तीपुर के मूसरी घरारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने जदयू नेता मोहम्मद खलील रिजवी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मोहम्मद खलील रिजवी 4 दिनों से घर से लापता थे और इसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज की। मामले में थाना अध्यक्ष ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जेडीयू नेता मोहम्मद खलील रिजवी का शव कल्याणपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया है। घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। तो मामले में एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई, इससे पूछताछ की जा रही है। मृतक जेडीयू के कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी के करीबी थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समस्तीपुर का ये पूरा मामला, कल्याणपुर थाना क्षेत्र से ये शव बरामद किया गया है। तो समस्तीपुर में जेडीयू नेता खलील रिजवी की हत्या की गई है। बिहार में बेखौफ अपराधियों का एक और आतंक। कल्याणपुर थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है रिजवी का शव। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मामले में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। जेडीयू के कद्दावर नेता, बिहार सरकार में मंत्री, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के करीबी नेता माने जाते थे खलील रिजवी, जिनकी हत्या हुई है। तो एफआईआर हमने थाना में दिया ये आवेदन कि सर ये ऐसा मामला है, तो उसी के आधार पर जो है सो हम लोग लोकेशन जहाँ का आया वहाँ पर हम लोग गए, बड़ा बाबू भी थे साथ में। उसके बाद जो है सो कल पता चला कि वह
ये 5 फीट गड्ढा में इसको जान से मार करके और नमक उमक डाल करके रखा हुआ था। पहले तो बहुत ये दुर्भाग्य है जो घटना हो रही है, ये सब तो होना नहीं चाहिए। मांग क्या रहेगा, जदयू के नेता थे और उनके पास छोटा छोटा 2-3 बच्चे हैं, एक फैमिली है। मांग कुछ नहीं, एक नौकरी मिल जाए उस गरीब को जिस बच्चे का पालन पोषण। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ समस्तीपुर से संवाददाता कैसर खान फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कैसर, बिहार में आम आदमी तो महफूज नहीं दिख रहा है, लेकिन अब ऐसे में जो नेता हैं, जो वीआईपी लोग हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। जेडीयू नेता की हत्या हुई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर जिस तरह से ये हत्या हुई और हत्या के बाद से जो है कि इलाके के अंदर पूरी तरह से माहौल जो है कि गमगीन बना हुआ और लोगों के अंदर एक फिर डर सताने लगा है कि जहां अब नेताओं को भी इसका निशाना बनाया जा रहा है। जहां नेताओं को 4 दिन पहले इनका अपहरण कर लिया था और अपहरण करने के बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो कल्याणपुर वासुदेवपुर गांव की घटना है, जहां बेरहमी से इनकी हत्या की गई और हत्या के बाद जो इनके सबको जो है कि यूरिया वगैरह डाल के जो है इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। और इसी मामले को लेकर जब पुलिस में के पास जो उनके परिजनों द्वारा जो आवेदन दिया गया और जिन लोग का मैंने निशान बताया, उसी के निशानदेही पे जब पुलिस पहुंची तब एक आरोपी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। कैसर, जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आई है? हत्या की आशंका है, हत्या के पीछे का कारण क्या? बिल्कुल, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही इस मामले में जो है कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन बताया जा रहा है और इसी पैसे के लेन देन में जो है जदयू नेता की हत्या हुई है और हत्या के बाद जो है कि पूरी तरह से जो मामला जो है पूरा गमगीन बना हुआ है, सनसनी फैली हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, क्योंकि जेडीयू नेता खुद रहे खलील रिजवी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो पिछले चुनाव के अंदर भी उनके साथ उनको देखा गया था और लगातार जो है उनके कैंपेन भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी जो है लोगों में आक्रोश है कि कहीं ना कहीं जितने बड़े नेता के जो करीबी है उनकी हत्या हो रही है और वो भी अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी जा रही। इस पे जो है पुलिस पे सवाल खड़ा होता है। इसी मामले को लेकर अब जो है कि मामले की पूरी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और लगातार जो है छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी पकड़ने की गिरफ्त में पकड़ने के लिए कोशिश में पुलिस लगी है। बहरहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जहां कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन मामले को लेकर जो है जदयू नेता की हत्या हुई है और कुछ ही देर में इसका खुलासा भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी अधिक जानकारी आपसे हम लेंगे इस खबर पर। तो जेडीयू नेता खलील रिजवी की हत्या हुई है। 4 दिनों से लापता थे मृतक जेडीयू नेता और अब उनका शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरा भी मंत्री के तौर पर 1 साल पूरा हुआ और DTV का भी 1 साल पूरा हुआ है, तो उद्योग विभाग भी तरक्की कर रहा है और DTV भी बहुत तेजी से तरक्की करे, ऐसी शुभकामनाएं। न्यूज चैनल को 1 वर्ष पूरा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप निष्पक्ष के साथ आप जनहित तक के समाचार को बरकरार रखें और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में दिन दुगना रात चौगुनी आपका चैनल बढ़े और लोगों को जन जन तक के जो उनकी समस्या है, चाहे उनकी न्यूज है, उसको इसी तरह आप रखने का काम करें। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं DTV, उनके ओनर्स, उनके एंकर्स, उनके टेक्नीशियंस, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ सरकार सत्ताधारी शक्तियों तक आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का प्रचार प्रसार भी बढ़िया चल रहा है। होर्डिंग बैनर पोस्टर मैं देख रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि साल आप लोग पूरा किए हैं। तो मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पार्टी के तमाम सदस्यों की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही सही न्यूज़, जनता की आवाज़ शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुँचे, जनता की आवाज़ को बुलंद करें, मेरी शुभकामनाएं। के लॉन्चिंग के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के जो वंचित तबका है उनकी खबरों को हम लोगों के संज्ञान में लाएंगे और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना है। DTV भारत जिस हिसाब से 1 साल शानदार काम किए आप लोग,
जन समस्याओं को रखे, चौथे खंबे की महत्वपूर्ण भूमिका को आप सफलतापूर्वक निर्वहन किए। मैं आपके और पुनः आपके माध्यम से सभी आपके दर्शक को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। DTV भारत तो मेरे अंदर है। अंदर कहने का सेंस ये है कि DTV भारत एक ऐसा चैनल आज के समय में उभर करके आया है जो जनता की पसंद बन गया है। और जनता का पसंद बनने का मूल कारण ये है कि किसी भी खबर को सबसे पहले पहुंचाने का कार्य कर रही है, क्योंकि इनके संवाददाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है। और हर दृष्टिकोण से इनका मैं तो आपके ऑफिस में भी गया हूँ और देखा हूँ कि हर तरह की टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई हैं, जिससे कि आपका प्रदर्शन, आपका वक्तव्य बहुत अच्छे ढंग से आप ब्रेकिंग न्यूज भी के रूप में जो चलाते हैं, सबसे पहले खबर, ये सब है। ये सब गुण होने के चलते निश्चित रूप में जनता की पसंद है। मैं सब DTV भारत को आपके माध्यम से ही आप ही को आपके स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जनमानस से ये निवेदन करता हूं कि DTV भारत का अवलोकन निश्चित रूपेण करें। अगर सबसे पहले न्यूज़ की खबर आपको चाहिए तो DTV भारत को अवश्य दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों के सफर में आगे। सुपौल पुलिस अब मौत का सौदा करवाने में लगी है, वो भी महज 40,000 में। ये डील सुनने में जरूर हैरान कर देगा, लेकिन सुपौल जिले के सदर थाना के अध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष ने ऐसा ही किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन डॉक्टर और मृतक मरीज के परिजन के बीच सेटिंग करवाकर महज 40,000 रुपए में 4 साल के बच्चे की मौत का सौदा हो गया। ना कोई शिकायत, ना ही कोई कार्रवाई, मामले का ऑन द स्पॉट फैसला हो गया। जबकि परिजन इस मैनेज से खफा थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण उनकी एक न चली। इस वायरल वीडियो की पुष्टि DTV भारत नहीं करता है। हालांकि इस वीडियो के मामले में सदर SDPO ने जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बोले कि मेरा बच्चा खाना मर गया है, तो हमको मारने पीटने लगा। तब उसके बाद हम इधर भागे। अब मेरा साथ में एक मेरा बहन था, एक भावो था, उसको भी बच्चा को थाना पे भेज दिया। बच्चा को थाना पे भेज दिया अपना एम्बुलेंस से। अभी पुलिस आई तो क्या सबकी सारा कागज पत्तर पुलिस की गल के पुलिस वाले है ना, पुलिस वाले बोला तो हम पुलिस वाला जो आया यहाँ तो हमको डांट फटकार के भगाने लगा। जो है आप लोग के द्वारा एक वीडियो दिखाया गया है, तो उसका हम जो है जांच कराएंगे। अभी हम SDO साहब से भी बात किए हैं, तो वीडियो का जांच और अगर ऐसा कुछ ये होगा, बात आएगा उसमें, तो जांच करके जो है जो भी कार्रवाई होगी वो कराया जाएगा। मुंगेर में नक्सलियों ने मनरेगा JEE के खिलाफ पर्चा चिपकाकर 40 लाख रुपए की लेवी मांगी है। साथ ही JEE को मनरेगा के कामों में 10% कमीशन नहीं लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बंद नहीं हुआ तो जन अदालत लगाकर सजा दी जाएगी। शनिवार की सुबह जिले के टेटिया बंबर प्रखंड कार्यालय के मेन गेट पर लाल रंग की स्याही से लिखा नक्सली पर्चा चस्पा हुआ मिला है। इस पर्चे में नक्सलियों ने मनरेगा JEE आमोद कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि मनरेगा के काम में 10% कमीशन न लें, साथ ही नक्सली संगठन को लेवी के 40 लाख रुपए पहुंचा दें, नहीं तो जन अदालत लगाकर फैसला सुनाया जाएगा। चस्पा किए गए नक्सली पर्चे में निवेदक के रूप में एरिया कमांडर अरविंद टूडू दा, भाकपा माओवादी बिहार झारखंड का नाम लिखा हुआ है। सुबह देखे पर लाल पर्चा हटा हुआ था। कहाँ पे? मेन गेट पर। सुबह देखे पर लाल पर्चा हटा हुआ था। कहाँ पे? और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंगेर से सहयोगी इम्तियाज फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, मुंगेर में नक्सलियों का आतंक, पोस्टर चस्पा करके लेवी मांगी जा रही है। जी, नक्सलियों ने काफी दिनों के बाद इस तरह की अपनी उपस्थिति, ये कहिए कि ये दूसरी बार इस तरह का जो है घटना किया है। काफी दिनों के बाद इस तरह का बात आया है। नक्सलियों ने
मनरेगा पीओ से, प्रोग्राम पदाधिकारी जो है उनसे जो है इन लोगों ने 40 लाख रुपए लेवी की मांग की है और साथ ही 10% जो इन लोगों का कमीशन होता है योजनाओं में उसको लेने से मना किया है। तो जैसे ही ये पर्चा आज प्रखंड कार्यालय के गेट पे सटा हुआ मिला है उसके बाद से ही लोग काफी दहशत में हैं और वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है कि ये मामला जो है वाकई में नक्सल वारदात है या किसी शरारती के द्वारा शरारती घटना की गई, क्या अराजक तत्वों के द्वारा किया गया ये कुछ? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में इम्तियाज? जैसे कि एसपी का कहना है कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और जो भी इस मामले में होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी और एहतियात बरता जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो मुंगेर से सहयोगी इम्तियाज इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो नक्सलियों ने पर्चा चस्पा कर 40 लाख रुपए की लेवी मांगी है और नक्सलियों ने मनरेगा के जो जेईई हैं उन्हें चेतावनी दी है कि 10% कमीशन जो वो लेते हैं वो ना ले और 40 लाख की लेवी नक्सलियों तक पहुंचा दें। राजधानी में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसे लेकर प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। ऐसे में अटल पथ पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा स्पीड रडार हंटर से तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले को स्पीड मापकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 40 से अधिक की स्पीड ड्राइव करने वालों का चालान भी काटा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर आपको गाड़ी पटना के अटल पथ पर नहीं चलानी है, नहीं तो चालान कटना तय। राजधानी पटना के अटल पथ पर आए दिन घटनाएं घट रही है। प्रत्येक दिन कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट हो ही रहा है। इसको लेकर के पटना पुलिस कवायद जो तेज करती है, गाड़ी की जो चेकिंग है वो तेज करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पीड रडार हंटर के माध्यम से गाड़ी की स्पीड की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी उनसे बात करेंगे, सर किस तरीके से जांच किया जा रहा है? वहीं गोपालगंज के माढ़ागर थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को नदी किनारे भी फेंक दिया गया। वह नदी किनारे क्या होने पर शव को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं ग्रामीणों ने शव की सूचना माझागढ़ पुलिस को दी है। तो सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं मसौढ़ी में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। तो इस घटना में दर्दनाक सड़क हादसा भी घटा है। आपको बता दें इस हादसे में ऑटो में सवार एक शख्स की मौत जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बताया जा रहा है कि ऑटो मसौढ़ी से लौट रहा था, तभी इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टक्कर के बाद ऑटो अनबैलेंस यानी कि अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। जा रहे थे उधर से ट्रक वाला के धक्का मार के चला गया। नगमा से जा रहे थे शादी में से घर जा रहे थे उधर। चलिए अब खबर झारखंड की। झारखंड जगुआर के आज 14वें स्थापना दिवस के मौके पर जेजे के टेंडर ग्राम स्थित शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने टेंडर ग्राम स्थित शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस दौरान जेजे के जवानों ने मॉक ड्रिल के जरिए नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन की जानकारी साझा की है। कार्यक्रम में सूबे के डीजीपी नीरज सिन्हा भी शामिल हुए। आपको बता दें कि झारखंड जगुआर गठन के बाद से अब तक नक्सलियों से लोहा लेते हुए इस फोर्स के 21 जाबाजों ने शहादत दी है। इस फोर्स ने अब तक न सिर्फ कई नक्सलियों को मार गिराया बल्कि कई को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की। गठन के बाद सबसे पहले साल 2010 में इस फोर्स के 7 जाबाजों ने शहादत दी। पिछले साल 4 जवानों ने नक्सलियों से मोर्चा लेते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। 2008 से लेकर आज तक एक लंबा सफर तय करते हुए, हर जंग को जीतते हुए, हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार करते हुए आज झारखंड जगुआर एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है, निश्चित रूप से आज ये परिचय के मोहताज नहीं है। इस लंबे सफर पे कई जवानों को हमने खोया, शहीद हुए और विशेष रूप से झारखंड जैसे खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के बीच
जो एक डर और भय का माहौल नक्सलियों ने बना रखा था, जहां हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी सौंदर्यता के साथ शांत वातावरण में जीवन व्यतीत। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।